नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान और ये वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये है क्या, व्हाट आर दीज। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो वर्ड नजर आ रहा है दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बेसिक और जनरल लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिक और जनरल लॉ। तो ये कुछ बेसिक और जनरल लॉज हैं जो डायरेक्टिव देते हैं। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देते हैं या फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जनरल लॉज हैं जो आपको बताते हैं। अब ये किसके बारे में बात करें, फॉर whom दे आर टॉकिंग अबाउट, तो ये बात करें यहाँ पे स्टेट की। ठीक है, जो भी स्टेट यहाँ पे पॉलिसी बनाने वाला है, यहाँ पे जो आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो भी पॉलिसीज बनाने वाला है उनके लिए एक बेसिक जनरल लॉज है। ये जिनको लेके यहाँ पे स्टेट अपनी जो भी पॉलिसी बनाएगा उसको वो लॉज बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके बेसिक जनरल लॉज और ऐसे लॉज जो आपके गुड बिहेवियर में काम आते हैं। तो आई होप आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता पड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए कहां से हैं, वेयर डिड दे केम फ्रॉम। तो इनका ओरिजिनेशन कहां हुआ था, इनका ओरिजिनेशन हो जाता है आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ओरिजिन कहां पे हुआ था, इन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो द्वारा है वो गए हैं कहां पे, टुवर्ड्स द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये कह सकते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं वो कहां से लिए हैं, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। और इंडिया ने अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहां से लिए हैं, इंडिया ने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से आर्टिकल 45 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पे दे रखे, टू कीप इट शॉर्ट वी विल नाउ कॉल इट डीपीएसपी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपीएसपी कहां पे से दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके आ जाते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक यहाँ पे होल्ड करते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो इसमें आपके ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे ही हम कंप्लीट करेंगे, ये जानेंगे ये कैसे डिवाइडेड हो जाते हैं, इनकी कैटेगराइजेशन कैसे हो जाती है। सो वी विल कवर देम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल 36 की। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 यहाँ पे हमें क्या बताता है, आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट द दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट की जो डेफिनेशन है, अब आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन है दैट इज द सेम डेफिनेशन विच इज गिवन इन आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या हो गया, वही सब चीजें आपकी जितनी भी राज्य सरकार हो जाती हैं, जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, जो भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब इसमें अब सारी ही चीजें आ जाएंगी। देखिए डीआरडीओ एंड ऑल सभी, जब जितनी भी आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड एंसिलरीज हो जाएंगी, जितनी भी उनसे रिलेटेड कंपनीज हो जाती हैं, जिनसे भी उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसेज हो जाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे स्टेट कंसिडर कर रहे हैं। आई होप आपको पता होगा आर्टिकल 13 में व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात कर रखी है। नेक्स्ट आर्टिकल 37 की बात करें तो द स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्लीकेशन। अब देखिए हमने दो चीजें हैं, एक चीज हो जाती है आपकी फंडामेंटल राइट, नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, बट वहीं पे जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब वो यहाँ पे आपके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बात क्या करते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर मतलब एक समाज कल्याण वाला, ठीक है, समाज कल्याण वाला एक राज्य यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज यहाँ पे आ जाता है। वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कब बात हुई थी? दे वर टॉक्ड अबाउट बाय द सप्रू कमेटी। जो आपकी सप्रू कमेटी आ जाती है 1945 में। इन्होंने सजेस्ट किया था बेसिकली दो टाइप के आपके राइट्स के लिए, ठीक है, दो टाइप के, इन्होंने टू कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट बोले थे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बोला था दैट इज जस्टिशिएबल राइट विच आर योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर योर जस्टिशिएबल राइट। एंड वहीं पे आपके नॉन जस्टिशिएबल राइट जिन्हें इन्होंने बोला था डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो बी आर अम्बेडकर ने भी कुछ कहा था। व्हाट डिड बी आर अम्बेडकर सेज? तो इन्होंने बोला था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए हैं नोवल फीचर्स। नोवल फीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स जो सभी के लिए आइडल हों, जो सभी के लिए नोवल हों, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाते हैं आपके नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे कहा था अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और अगर आप यहाँ पे बात करें फंडामेंटल राइट, DPSP and fundamental rights contain philosophy of the constitution and is the soul of the constitution, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? they contain the philosophy of the constitution and the soul of the constitution। तो आप इसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? that is philosophy and soul of the constitution, ठीक है। और ग्रैनविल ऑस्टिन जो हो जाते हैं, उन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा था? he have said that is, जो आपके ग्रैनविल ऑस्टिन है, what he have said that DPSPs are the conscience of the constitution, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? these are the conscience of the constitution, ठीक है। किस चीज की बात करें? we are talking about the directive principles, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब देखिए, इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, बट यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं इनके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो वेरियस डेफिनेशंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। क्या क्या है? दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इन्हें इंस्ट्रूमेंट, सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा दे आर फंडामेंटल राइट, दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दे आर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कई बार लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की बात करी जा रही है तो ड्यूटीज की बात करी जा रही नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिन्हें पहली बार एन्यूमरेट किया गया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में इन्हें यहाँ पे बेसिकली एन्यूमरेट किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया, दीज आर सीक टू एस्टेब्लिश द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। और ये दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। मतलब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन द कंट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है। अब नॉन जस्टिशिएबल तो है, बट ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वेदर योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लीगली एनफोर्सेबल और नॉट, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या है? जो भी लॉ मेकिंग वाला पार्ट हो जाता है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल तीन क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले हो जाती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरी हो जाती है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरी हो जाती है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखिए, हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। जो आपके डीपीएसपी पढ़ने के तरीके हैं, हमारे पास दो या तीन चॉइसेस हो सकती हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो। एक तो चॉइस वही है कि हम 36 से स्टार्ट करें और डायरेक्टली आपके 51 तक जितनी भी आर्टिकल यहाँ पे हो जाते हैं उन सबको कवर कर लें, 36 से लेके 51 तक। अब ये ना थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि आप जब लॉ पढ़ते हैं ना तो अपने सारे ही सेक्शन लगभग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। हम इनको कन्वर्ट कर देंगे, आपके जितने भी ये आर्टिकल्स हो जाते हैं इन द तीन जो आपके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन, गांधीयन क्लासिफिकेशन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल क्लासिफिकेशन। तो इन चीजों में हम यहाँ पे इन चीजों को डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रिंसिपल।
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर बेस्ड ऑन सोशलिस्ट लाइन। देखो सोशलिस्ट, आई होप आप सभी को मतलब पता हो, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो देश जो आपके पीपल सेंट्रिक होते हैं। दीज आर पीपल सेंट्रिक, ठीक है। पीपल सेंट्रिक मतलब जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल राइट से आपके जो सोसाइटल राइट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दो दे आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटल राइट्स, और यू कैन से दीज आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये बेसिकली लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 38, 39 एंड 41। ये क्या है, दीज आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हो जाएंगे, इसके अलावा हम आगे देखेंगे जिसमें आपका आर्टिकल हो जाएगा 43, दैट इज 43 हो जाता है, 43A हो जाएगा, 44 हो जाएगा एंड 47। मतलब इस टाइप के आपके जितने भी आर्टिकल्स है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 यहाँ पे क्या कहता है, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट। स्ट्राइव मतलब यहाँ पे स्टेट को सबसे ज्यादा फोकस रखना है अपना प्रमोट करने के लिए, क्या, दैट इज वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे क्या करना है, वेलफेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है बाय एंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कहीं तो देखा है हमने, सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहां पे देखा है, जस्ट याद कीजिए। हमने देखा है ये चीज यहाँ पे इन द प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल में सेम लाइंस यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज एंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब ये जो चीज है ये यहां तक ठीक है, ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तब ये यहाँ पे आपका दे रखा था, ठीक है। जो आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे दे रखा था, बट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाते हैं, बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। हमें एक और चीज फोकस करनी है, लोगों को बढ़ाना तो है ही, ठीक है, उन्हें सोशल हमें राइट्स देने, इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स देने, बट उनकी इनइक्वालिटीज को भी कम करना है, ठीक है। उनको उनकी इनइक्वालिटीज को कम करना है, कैसे, उनकी इनकम के बीच में बैलेंस लेकर आना है। मतलब ऐसा ना हो किसी की इनकम बहुत ज्यादा हो, किसी की इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है। उनके स्टेटस इंप्रूव करने हैं, उनकी फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है, उनकी अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा अबाउट द आर्टिकल 38। फिर आ जाता है आर्टिकल 39। इसमें क्या हो जाएगा, द स्टेट इन शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट को अपनी पॉलिसीज किस तरफ लेके जानी है, स्टेट को अपनी पॉलिसीज लेकर जानी है कि आप सब लोगों के लिए एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर सके, ठीक है। क्या कर सके, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर सके। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। जो आपकी मटेरियल रिसोर्सेज है ना, वो ऐसे बेसिकली ऑनरशिप और उनका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि वो कॉमन पीपल्स का यहाँ पे फायदा कर सके। अच्छा देखो, ये आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 44th, दिट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाता है बाय 1978, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 39। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। मतलब स्टेट को कोशिश करनी है कि यहाँ पे जितनी भी वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में ना जाए। तो देखो यहाँ पे हम बात किस चीज करके कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी का इंप्रूवमेंट अच्छे से होना चाहिए। फिर ये बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। अब ये चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे नहीं रखी, तो यहाँ पे एनेक्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मतलब आप इनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं कि ये राइट हमें नहीं मिले हैं और हमें हमारा जो है पूरा अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, जी नहीं, ये जस्टिशिएबल नहीं है, बट गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट देम बाय वेरियस लॉज। तो यहाँ पे एक आपका लॉ आ जाता है, दैट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमें जो है मेन और वुमेन को इक्वल पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आता है ऑफ 1976, ठीक है। तो इस चीज के तहत यहाँ पे ये चीजें इंप्लीमेंट करी जाती हैं। फिर आ जाता है चाइल्डहुड एंड यूथ शेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात करें, क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, ठीक है। फोर्सिबल एब्यूज नहीं होना चाहिए, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, दिस विल बी अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट
ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, ये इसके तहत यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। फिर एक और आ जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो आपके चिल्ड्रन हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। अब ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला जो बेसिकली सब पार्ट आ जाता है आपका आर्टिकल का, मैं इसे आगे लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर्स में आ जाएगा ये, दैट इज अपॉर्चुनिटी, ये क्या आ जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये वाला जो बेसिकली पार्ट है ना, ये वाली जो लाइन है, ये आर्टिकल 39 के अंडर ही आ जाएगी। ठीक है, बट इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट वाज एडेड बाय 42nd। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे जोड़ा गया था, 42nd, 44th, 73rd, तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट द 39। अब देखो यहाँ पे एक एडिशन होता है, बट वो 39A का होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल प्रिंसिपल। सोशल प्रिंसिपल में सामाजिक बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो लोगों का भला करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज घटानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे आप पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आपका आर्टिकल 41। अभी हमने दो आर्टिकल नहीं देखे, एक आर्टिकल 39A और एक आर्टिकल 40, इन दोनों को हम बाद में कवर करेंगे। आर्टिकल 41 पे सीधे सीधे चलते हैं, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल 41। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपका हो जाता है, दैट इज योर सोशलिस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या है, द स्टेट शेल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ये ध्यान रखिएगा, मैटरनिटी रिलीफ और जो आपकी ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क से रिलेटेड क्या डीपीएसपी में बातें करी गई हैं, तो जी हाँ, डीपीएसपी में बात करी गई है अबाउट द मैटरनिटी रिलीफ। ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये आप यहां पे देखेंगे, इट हैज बीन एनेक्टेड थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 के तहत ये यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम क्यों अभी फंडामेंटल राइट नहीं बना रहे, वाई दे आर नॉट फंडामेंटल राइट, वाई दे कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते। बेसिकली देखिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको जो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी थे, ठीक है, जिनका इंप्लीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, स्पेसिफिकली जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, इन्होंने इस चीज को डाल दिया था आपके फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये चीजें के बिना जो है किसी एक इंसान की जिंदगी नहीं चल सकती है। तो ये हो जाते हैं आपके सारे फंडामेंटल राइट। बट ऐसी कुछ चीजें जो जिनके बिना इंसान की जिंदगी चल सकती है, बट दे आर फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, उन चीजों को यहां पे डाल दिया था बी आर अम्बेडकर जी ने इन द डीपीएसपी। हमारे पास क्योंकि देखिए उतना ज्यादा पैसा नहीं था, जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो अब इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक साथ नहीं लगा सकते। तो बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाय द टाइम, आप जैसे ही यहाँ पे आपके पास पैसा आता रहे, तुरंत के तुरंत आप ये चीजें इंप्लीमेंट करते रहिए। तब तक के लिए हम इन चीजों को कहां पे डाल दे रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो ये मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आर्टिकल 43 क्या हो जाता है, द स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 43। ये मैंने आपको बताया, आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47 ये आप कहां पे आ जाएंगे, दैट इज इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो 43 में ये क्या बोलते हैं, दैट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाता है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, अब यहाँ पे बेसिकली ना 43 में दो पार्ट आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, बट ध्यान रखिएगा 43 जो है आपका दो चीजों से रिलेटेड है, इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी आएंगे। एक 43 में हम आगे जानेंगे अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल एज वेल। ठीक है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे इसी 43 में दे रखा है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, टू प्रमोट
कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं मैं आपको ये नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें बताऊंगा, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, तब तक हम देखते हैं आपका, अच्छा ये चीज इंप्लीमेंट कैसे हुई? ये चीज इंप्लीमेंट हुई थी आपके मिनिमम वेजेस एक्ट से। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट से। लिविंग वेजेस हमने बोला ना, लिविंग वेजेस मतलब भाई इतना पैसा तो दे दो कि हम जी सकें। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बात करते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट हो जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, इट इज बिफोर द 1950 वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब स्टेट को ये ध्यान रखना है कि वर्कर्स का भी जो है पार्टिसिपेशन रहे यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ मालिक अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। तो यहीं से आपका यही जो आर्टिकल है, यही आर्टिकल बताता है कि यहाँ पे आप यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बना सकते हैं मतलब कि यहाँ पे यूनियन का जो कंसेप्ट आ जाता है वो इसी आर्टिकल से निकल के आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाता है दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बट ये जो है ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस हैज बीन एडेड बाय कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सोचिए, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर लिखिए। लेट्स सी। ठीक है, तो दीज आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये यहाँ पे चीजें ऐड हो जाती हैं। दिस इज 43A। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ जाएगा 43B, उसके बारे में अगेन हम डिस्कस करेंगे इन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, 43 के बारे बी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आपको 47 आर्टिकल यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की अब यहाँ पे बात करें, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये क्या है? दिस इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सेम चीज 47 आर्टिकल में एक और चीज दे रखी है, दैट इज प्रोहिबिशन कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड ड्रग्स। तो वो सब चीजें हम बात करेंगे इन द गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिए आपके कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं, जल्दी से रिमाइंड कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड हो जाएंगे। जल्दी से, सबसे पहला हो जाता है आपका आर्टिकल 38, देन इज योर 39, देन उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 39A जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड बात कर रहा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये यहाँ पे ऐड हुआ था। दिस इज ऑल्सो एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल विच इज आर्टिकल 39A। देन आर्टिकल 40 यहाँ पे आपका आ जाएगा। 40 के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट 40 को हमने स्किप कर दिया था। 41 आ जाता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, जो आपको अगेन सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही। अब इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आ जाएगी आपकी जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये 2 वीडियो में आपका पूरा डीपीएसपी यहाँ पे कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा आपको आई डोंट थिंक कि डीपीएसपी में और ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है, क्योंकि साथ के साथ हम बाकी एक्ट्स भी कवर करते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे इन आवर सेकेंड वीडियो ऑफ डीपीएसपी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।